नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 411 पूर्ण विनाशिस अचानक हमले से जमीन जोर से हिलने लगी। ये कुछ ऐसा था जो ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप द्वारा खोले गए भूमिगत स्थान के भीतर भी हुआ था। इसने तुरंत वहां मौजूद म्यूटेंट का ध्यान आकर्षित किया। किसी भी मामले में ये देखते हुए कि म्यूटेंट शायद ही कभी कार्रवाई करते हैं, वे मुख्य रूप से इस भूमिगत स्थान के भीतर स्थित थे। और हाँ, वहां मौजूद म्यूटेंट की संख्या काफी ज्यादा थी, कुछ ऐसा जिसकी कृष्ण ने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। इतनी बड़ी संख्या के पीछे की वजह दरअसल सिर्फ इतनी थी कि सरकार और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप म्यूटेशन के मामले में थोड़ी सफल रहे थे, लेकिन दोनों ताकतें वास्तव में उत्परिवर्ती पैदा कर सकती थीं। बस ये था कि जो उत्परिवर्ती बनाए जा सकते थे उनमें कभी कभी कमियां होती थीं, या उनमें जो शक्ति होती थी वह पहले दिखाई देने वाले उत्परिवर्ती की तुलना में बेहद कम होती थी। वास्तव में कृष्ण ने जिन पहले म्यूटेंटों का सामना किया था, वे उन म्यूटेंटों का हिस्सा थे जिन्हें उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए म्यूटेंटों के समूह में सबसे मजबूत माना जा सकता था। इसके अलावा म्यूटेंट के इस समूह के निर्माण की सफलता दर बेहद कम थी। सफल होने के लिए काफी संख्या में म्यूटेंट बनाने के लिए उन्होंने लगभग पूरी दुनिया में गैंगस्टरों की तलाश की थी। उन्होंने पहले ही गैंगस्टरों के उस समूह को उम्मीद दे दी थी कि उन्हें ज्यादा ताकत मिलने की संभावना है। बेशक उन्होंने उन्हें कम सफलता दर के बारे में नहीं बताया। जो लोग सफल हो गए वे तुरंत इस शक्ति के आभारी थे, लेकिन जो लोग मर गए उनका तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया गया। वर्तमान में वापस आते हुए कृष के हमले के बाद जो अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग कर रहा था, वह जमीन को खोलने में सक्षम था, और वह मिट्टी के नीचे मौजूद धातु के खोल तक पहुंचने में सक्षम था। जैसे ही यह खोल उजागर हुआ, कृष्ण ने तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके इसे फाड़ दिया। उसकी वर्तमान टेलीकिनेसिस क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी और असाधारण कठोरता के साथ धातु का खोल विशेष होने के बावजूद यह उसकी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं था। कुछ ही सेकंड में यह पहले से ही विकृत हो चुका था और इसने एक बड़ा सा छेद खोल दिया, और नीचे मौजूद लोगों ने तुरंत इसे नोटिस किया। ठीक उसी क्षण नीचे मौजूद सभी म्यूटेंट हरकत में आ गए, जबकि वैज्ञानिक डर गए। ये पहली बार था जब कोई इस बेस पर हमला करने आया था। आखिरकार इतने सालों से वे यहाँ काम कर रहे थे, किसी को भी बेस का पता नहीं चल पाया। हमला करना तो दूर की बात है। उनका मानना था कि अगर सरकार वाकई इस अड्डे का पता लगाने में कामयाब भी हो गई तो भी उन्हें हमला करने का भरोसा नहीं होगा। आखिरकार यहाँ म्यूटेंट की संख्या बहुत ज्यादा थी। बहरहाल जैसे ही म्यूटेंट दिखाई दिए, वे सभी अपने ऊपर खुली जगह की ओर देखने लगे। उनमें से हर कोई कार्रवाई करने के लिए उत्सुक था। उन्हें यकीन नहीं था कि हमला करने कौन आया था या वे उन्हें कैसे ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी वे केवल एक ही बात सोच रहे थे, घुसपैठिए को खत्म करना। आखिरकार अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन्हें बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। इस समय उन्होंने देखा कि धातु के खोल में खुले छेद से एक युवक की आकृति नीचे गिर रही थी। पहले तो वे सभी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी को उड़ते हुए नहीं देखा था। असंख्य क्षमताओं के बावजूद ये निश्चित रूप से पहली बार था कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उड़ान भरने में सक्षम था। हाँ, दूसरे लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर छलांग लगा सकते थे, बहुत ऊंचाई तक जा सकते थे, लेकिन यह निश्चित रूप से पहली बार था कि वे किसी को हवा में मंडराते हुए धीरे धीरे नीचे गिरते हुए देख सकते थे। लेकिन आश्चर्य के बाद उन्होंने हमला करने में संकोच नहीं किया। जिनके पास लंबी दूरी की हमला करने की क्षमता थी, उन्होंने तुरंत कृष पर हमला करना शुरू कर दिया। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो केवल नजदीकी लड़ाई में ही लड़ सकते थे, वे थोड़ा असंतुष्ट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि उनके पास जो क्षमताएं हैं वे उन्हें सीमित कर रही हैं। आखिरकार अगर उस घुसपैठिए को जमीन पर पहुंचने से पहले ही मार दिया गया तो वे अपना मौका खो देंगे। दूसरी ओर जब कृष पर आक्रमण हो रहे थे, जिनमें कई ऐसे लोग शामिल थे जिनके पास दूरगति क्षमता थी तथा अन्य जो धातु, पत्थर आदि को नियंत्रित कर सकते थे, तो वह विचलित था। इसके बजाय सिर्फ अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता के साथ वह आसानी से हमलों को पीछे हटाने में कामयाब रहा। और चूंकि वह इस जगह को नष्ट करने और इस बल से निपटने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसने कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहा। अपने आसपास के हमलों को रोकने के तुरंत बाद, जबकि नीचे के लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे, उसने कार्रवाई की। इन सभी लोगों को अचानक लगा कि उनके चारों ओर एक अत्यधिक दबाव अचानक आ गया है। फिर अगले ही पल वे एक के बाद एक खूनी धुंध में फटने लगे। ये स्पष्ट था कि वे उस बल का सामना नहीं कर सकते थे जो उनके चारों ओर दबाव डाल रहा था, कुछ ऐसा जिसके कारण बिना प्रतिरोध किए ही उनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण ने उन लोगों के समूह पर ध्यान ही नहीं दिया जिन्हें उसने मारा था। इसके बजाय उसने दूसरी इमारत की ओर देखा जिसके अंदर क्या है, ये पता लगाने के लिए उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था।
कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने फिर से उस इमारत की ओर देखा जो निश्चित रूप से प्रयोगशाला थी। उसने फिर से इमारत के अंदर देखा और लोगों के उस समूह को देखा जो अभी भी जीवित था। बेशक बाहर हुए विस्फोटों ने उन्हें चौंका दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी कई म्यूटेंट द्वारा वहीं रहने के लिए कहा जा रहा था जहां वे थे। उन्हें देखने के बाद क्रिश ने उन्नत लैपटॉप निकाला जिसमें एआई था। उसने तुरंत उससे नीचे मौजूद लोगों के बारे में जानकारी खोजने के लिए कहा। जहां तक आई द्वारा उन्हें पहचान पाने की बात है तो क्रिश के लिए ये काफी आसान था। वह बस आगे बढ़ा और इमारत की छत को उखाड़ दिया, और इसके साथ ही नीचे के सभी लोग उजागर हो गए और एआई तुरंत काम पर लग गया और कुछ ही सेकंड में नतीजे सामने आ गए। और क्रिश ने पाया कि इस पूरे समूह को माफ नहीं किया जाना चाहिए था। वे वास्तव में बदमाश थे और उनमें से कई के हाथ खून से सने थे। जहां तक उन छोटे अपराधियों का सवाल है, क्रिश ने उन्हें भी नहीं बख्शने का फैसला किया। किसी भी मामले में अगर लोगों का ये समूह म्यूटेंट बनने में सफल हो जाता तो इस बात की संभावना थी कि वे आगे बढ़कर दूसरे लोगों को मारना शुरू कर देते। आखिरकार वे सरकार से नहीं थे बल्कि वे ब्लैक मर्सेनरी ग्रुप का हिस्सा थे। और बेशक ब्लैक मर्सेनरी ग्रुप कोई धार्मिक ताकत नहीं थी। पहले से ही निर्णय ले चुके लोगों के इस समूह को भी उसकी दूरगति क्षमता ने घेर लिया और वे मारे गए। उनमें से किसी के पास प्रतिरोध करने का भी मौका नहीं था। जहां तक उन वैज्ञानिकों का सवाल है जो यहां प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार थे, कृष्ण ने केवल उनके बारे में जानकारी देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सारे वैज्ञानिक असल दुनिया में तो मरे हुए माने जाते थे, लेकिन असलियत में वे जिंदा थे। कृष्ण को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत ही उन वैज्ञानिकों में से कई को मार डाला। उसने ऐसा क्यों किया? ये सिर्फ इन वैज्ञानिकों के पिछले रिकॉर्ड की वजह से था। इन लोगों ने वास्तव में कई ऐसे प्रयोग किए थे जो मनुष्यों के लिए हानिकारक थे, और यह स्पष्ट था कि जब वे इस बल में शामिल हुए तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, बल्कि संभावना थी कि उन्हें आमंत्रित किया गया था और वे आसानी से सहमत हो गए। जहां तक उन वैज्ञानिकों की बात है जिन्हें वह पीछे छोड़ गया, तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनका बैकग्राउंड साफ था। एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार ये स्पष्ट था कि उनका अपहरण किया गया था, लेकिन उनकी मौत की जालसाजी की गई थी, जिसके कारण उन्हें यहाँ लाया गया था और अब कोई भी उनकी तलाश नहीं कर रहा है। साम्राज्य के साथ जुड़े रहमबा की वैज्ञानिक जब दूसरों की मौत को देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। खैर, ये शरीरों का विस्फोट था, ऐसा कुछ जो वे पहली बार अनुभव कर रहे थे। हाँ, उन्होंने पहले भी कई मौतें देखी थीं, लेकिन यह निश्चित रूप से पहली बार था कि उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में और इतने बड़े तरीके से मौतें होते हुए देखी थीं। कृष द्वारा कई वैज्ञानिकों को खत्म करने के तुरंत बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि उस पर एक दबाव बढ़ रहा है। ये दबाव पहले से अनुभव किए गए दबावों की तुलना में बहुत अधिक था। कृष को तुरंत समझ आ गया कि आखिरकार ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के उच्च अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे, और इस बल की उत्पत्ति दूसरी इमारत से थी। बेशक कृष्ण ने उस दबाव को आसानी से दूर कर दिया जो उसके इर्द गिर्द बनने की कोशिश कर रहा था, और अगले ही पल उसने देखा कि कई लोग पहले ही उस इमारत से बाहर निकल चुके थे। जिस समूह को उसने खत्म किया था उसकी तुलना में ये समूह, जिसमें म्यूटेंट की संख्या 20 से थोड़ी ज्यादा थी, स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत था। वे ज्यादा मजबूत म्यूटेंट थे जिनके पास ज्यादा मजबूत क्षमताएं थीं, लेकिन इससे कृष पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बस आगे बढ़कर अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर दिया। उसने उन्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। जिस क्षण इस समूह का सफाया हुआ, ठीक उसी समय उस भवन के भीतर से अचानक भयंकर गर्जना की आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम उस नुकसान की भरपाई करो जो तुमने मुझे दिया है। अध्याय 412। एक अप्रत्याशित मुलाकात। उस गुस्से भरी चीख के तुरंत बाद कृष को तुरंत एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति उसकी ओर दौड़ रहा था, और उस व्यक्ति के पास जो शक्ति थी वह स्पष्ट रूप से उन शक्तियों से कहीं ज्यादा थी जो उसने पहले अनुभव की थीं। उसके पीछे 2 और लोग थे, और उनकी शक्ति भी उस स्तर पर थी जो उन लोगों से कहीं ज्यादा थी जिनसे वह पहले निपट चुका था, लेकिन फिर भी वे इस व्यक्ति की तुलना में निचले स्तर पर थे जो आगे था। कृष्ण ने बस अपनी आंखें मूंद लीं और लोगों के इस समूह को देखा। वह बता सकता था कि वे वही लोग थे जो ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप में सबसे ऊंचे पद पर थे, और चूंकि ऐसा ही था, जब तक वह उन्हें खत्म कर देता वह इस भाड़े के समूह से निपटने में सक्षम हो जाता। उन्हें हमला करने का मौका दिए बिना कृष्ण ने तुरंत अपनी ग्रेड एसएसएस टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल किया, और उसके द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति उन तीनों की तुलना में पूरी तरह से अलग पैमाने पर थी जो अपने भीतर क्रोध के साथ उसकी ओर भाग रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि कोई ताकत है जो उनकी हरकतों को रोक रही है, उन्होंने सबसे पहले उसका विरोध करने की कोशिश की। दरअसल उन्होंने सोचा था कि यह बस उसकी कोई क्षमता है और वे आसानी से उससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अपने दिलों में क्रोध के साथ उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आज़ाद होने की कोशिश की।
ऐसा करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए उस ताकत से आज़ाद होना नामुमकिन था जो उन्हें इस समय रोक रही थी, और उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें रोकने वाला बल वास्तव में बढ़ रहा था, और वे असहज महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें एक साथ दबाया जा रहा हो, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया हो। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जो आगे चल रहा था, उसकी आंखों में भय साफ देखा जा सकता था। वही वह व्यक्ति था जो उस बल की शक्ति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था जो वर्तमान में उन तीनों की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रहा था। ये देखते हुए कि उसकी योग्यता किसी तरह ग्रेड ए तक पहुंचने में कामयाब रही थी, वह निश्चित रूप से समझ गया कि लोगों के पास जो योग्यताएं हैं उनमें बहुत अंतर है। लोगों के पास एक जैसी योग्यता हो सकती है, लेकिन प्रत्येक योग्यता का शक्ति स्तर दूसरे से पूरी तरह से अलग होगा। कुछ लोग ज्यादा मजबूत होते और कुछ कमजोर। यहाँ भी यही स्थिति थी। ये देखते हुए कि क्रिश के पास जो टेलीकिनेसिस क्षमता थी वह पूरे ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थी, और जैसे ही वे सभी संघर्ष कर रहे थे, इस बल से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, जबरदस्त दबाव ने तुरंत उनकी हड्डियां तोड़नी शुरू कर दी। ये वह बिंदु था, लेकिन उन तीनों में घबराहट शुरू हो गई। एम्पायर पर नए रोमांचप्रेरण नेता के लिए वह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, ये व्यक्ति कौन था। यहाँ तक कि अगर सरकार की तरफ से सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट भी आ जाए तो भी उनके लिए उससे निपटना असंभव होगा। क्या ये संभव है कि ऐसा कोई व्यक्ति उसकी सूचना के बिना आ गया हो? और ये देखते हुए कि जिन वैज्ञानिकों ने उन्हें उस प्रयोग से बचाया था वे पहले ही मर चुके थे, उनके समान स्तर के म्यूटेंट बनाने की विधि खो गई थी। तो ये कैसे संभव था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत शक्तिशाली था उन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली प्रकट हुआ? या क्या ये संभव था कि इस व्यक्ति का निर्माण उनके प्रकट होने से पहले ही हो गया था? यह आखिरी विचार था जो उसके मन में आया, इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से मांस के पेस्ट में बदल जाए। अन्य दो का भी यही अंत हुआ, और इसके साथ ही इस देश के ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय में पाए जाने वाले सभी म्यूटेंट नष्ट हो गए। क्रिश को वास्तव में यकीन नहीं था कि इस भाड़े के समूह के अन्य उत्परिवर्ती मौजूद हैं या नहीं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इस समय उन 3 लोगों को मारने के बाद वह थोड़ा राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे समझ आ गया था कि उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। इन 3 लोगों की मौत के बाद ये स्पष्ट था कि उसके माता पिता की आत्मा को आखिरकार शांति मिलेगी, लेकिन उससे पहले उसे बची हुई ताकत सती परिवार से निपटना होगा। जैसे ही उसने साथी परिवार के बारे में सोचा, वह तुरंत गायब हो गया। जो लोग बचे थे वे क्रिश के जाने के कई मिनट बाद ही होश में आए, और जब उन्होंने वहां हुई तबाही देखी तो वे तुरंत उस इलाके से चले गए। वे डर गए थे और उनमें से कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। ये बात वैज्ञानिकों पर भी लागू होती थी, क्योंकि वे ही जीवित बचे थे। उन्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया था, और अगर वे काम नहीं करते तो वे मर जाते। यही कारण था कि वे न चाहते हुए भी शोध करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर क्रिश मध्य प्रांत के राजधानी शहर में दिखाई दिया। जिस क्षेत्र में वह दिखाई दिया वह ठीक वही स्थान था जहां उसका परिवार रहता था। प्रकट होने के बाद क्रिश ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही अपनी दूसरी क्षमता सक्रिय कर दी, जो अंतरिक्ष में हेरफेर करने में सहायक थी। इसके साथ ही वह साथी परिवार के निवास के भीतर मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। लेकिन उस समय जब उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति को कालकोठरी में रखा गया है तो वह भौंचक्का रह गया। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, पूरी तरह से घायल। क्रिश ने भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचकर कि वह इस व्यक्ति को पहचानता है। इस बिंदु पर क्रिश ने लगभग आवेग में आकर साथी परिवार की पूरी जागीर को नष्ट कर दिया, लेकिन वह फिर भी खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए खुद को संभालने में कामयाब रहा, और अगले ही पल अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए वह टेलीपोर्ट होकर उस व्यक्ति के सामने आ गया जो उस समय दीवार से बंधा हुआ था। ये व्यक्ति उस समय अपना सिर नीचे किए हुए था, और ये देखते हुए कि क्रिश अचानक ही कालकोठरी में प्रकट हुआ था, इस व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए क्रिश आगे बढ़ा और हल्की खांसी की। जो व्यक्ति इस समय जंजीरों से बंधा हुआ था वह थोड़ा चौंका। उसने अभी तक उस जेल के दरवाजे खुलने की आवाज नहीं सुनी थी जिसमें वह कैद था, और फिर भी यहाँ कोई था। उसने अपना सिर उठाया और उसे एक ऐसा चेहरा दिखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कैसे संभव था कि यह युवक यहाँ था? उन्हें मिले हुए लगभग 1 साल हो गया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वे फिर मिलेंगे। क्रिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह दुष्ट म्यूटेंट से भरी हुई है, और जिस क्षण वे तुम्हें यहाँ पालेंगे तुम निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाओगे। हैरान होने के बावजूद शौर्य खुद को क्रिश को यहाँ से निकल जाने के लिए कहने से नहीं रोक पाया। क्रिश के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी और वह उसे तकलीफ नहीं होने देना चाहता था। वह खुद भी मध्य प्रांत में वापस आने के बाद पकड़ा गया था। बेशक वह समझ गया था कि जिस क्षण वह अपनी क्षमता को सक्रिय करेगा सरकार के म्यूटेंट निश्चित रूप से उसे खोजने आएंगे।
यह अच्छी बात थी कि जब तक वह जगह से बाहर नहीं निकल जाता वे उसका सही स्थान नहीं बता सकते थे, और चूंकि वह जिस स्थान पर था वह केंद्रीय प्रांत से बहुत दूर था, इसलिए सरकार के म्यूटेंटों को उस तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला था। इसलिए वह बिना किसी परेशानी के राजपुर शहर से निकलने में सक्षम था। लेकिन जब वह मध्य प्रांत में आया तो किसी ने उसे भड़का दिया। उसने कार्रवाई करने का फैसला किया, ये सोचकर कि दूसरा पक्ष पहले ही उस स्तर से आगे बढ़ चुका था जिसे शौर्य बर्दाश्त कर सकता था। जाहिर है उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वह दूसरे पक्ष से मुकाबला कर सके। इसलिए उसने एक उत्परिवर्ती के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे वह किसी भी जीवित प्राणी के शरीर के अंदर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने में सक्षम हो सके। अपनी क्षमता का उपयोग करके उसने बस दूसरे पक्ष के मस्तिष्क और हृदय को नष्ट कर दिया, उन्हें मार डाला। लेकिन चूंकि उसने अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया था, इसलिए वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। बस इतना ही हुआ कि उसके जाने से पहले ही उसे कई म्यूटेंट ने घेर लिया, और कुछ भी करने का मौका दिए बिना ही उसे बेहोश कर दिया गया। और जब वह उठा तो उसने खुद को यहाँ पाया। पिछले कई महीनों से उसे कई बार प्रताड़ित किया जा चुका था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि वह उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन शौर्य भाड़े के सैनिकों के इस समूह में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, जो केवल दूसरों का शोषण करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना जानते थे। वास्तव में शौर्य को उसी क्षण मार दिया गया होता जब उसने विरोध किया था। लेकिन ये देखते हुए कि वह म्यूटेंट में परिवर्तित होने वाले पहले लोगों में से एक था और उसकी क्षमता कुछ खास थी, उसे जीवित छोड़ दिया गया। आज ही के दिन अचानक कृष अप्रत्याशित रूप से उसके सामने आ गया था। शौर्य इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि कृष यहाँ कैसे आ गया, लेकिन उसे बस यही उम्मीद थी कि कृष यहाँ से चला जाएगा। कृष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बस उन जंजीरों की ओर देखा जो शौर्य को बांधे हुए थीं। उसे लगा कि उनमें कुछ खास बात है। ऐसा लग रहा था कि वे शौर्य को उसकी क्षमताओं का उपयोग करने से रोक सकती हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूंगा, कृष ने सरलता से उत्तर दिया। इससे पहले कि वह अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता को सक्रिय कर दे, उसका लक्ष्य वे जंजीरें थीं जो वर्तमान में शौर्य को बांधे हुए थीं। अध्याय 413 नष्ट कराना। दबाव के कारण जंजीरें तुरंत धूल में बदल गईं। शौर्य बंधन से मुक्त हो गया और उसे लगा कि वह एक बार फिर अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता है। लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। इसके बजाय वह कृष को देख रहा था, पूरी तरह से हैरान। वह समझ नहीं पा रहा था कि कृष असल में उसके जैसा ही एक म्यूटेंट कैसे था। उसने उस समय को याद करने की कोशिश की जब वे साथ थे, लेकिन उसने कभी भी कृष को अपनी क्षमता का उपयोग करते नहीं देखा था। इसके अलावा कृष उस समय कई स्ट्रीट फाइट्स में शामिल रहा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उसे कई चोटें लगी थीं। हाँ, टेलीकिनेसिस जैसी क्षमता के साथ भी जब तक किसी व्यक्ति को मुक्का मारा जाता है तो वह स्पष्ट रूप से घायल हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि टेलीकिनेसिस क्षमता म्यूटेंट की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने वाली थी, लेकिन यहाँ कृष ने जो शक्ति दिखाई थी उससे ये स्पष्ट था कि वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने देगा। वह उन सभी को आसानी से कुचल देगा इससे पहले कि वे उसके पास पहुंचें। कृष को इस बात की परवाह नहीं थी कि शौर्य क्या सोच रहा था, बल्कि इसके बजाय वह आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। ये स्पष्ट था कि शौर्य इस समय बहुत कुछ झेल रहा था, जो इस तथ्य से देखा जा सकता था कि वह पूरी तरह से कमजोर था। कृष को वह समय याद आया जब शौर्य ने कई बार उसकी मदद की थी, यहाँ तक कि जब वह जा रहा था तब भी वह उसके लिए एक अपार्टमेंट छोड़ गया था। चिंता मत करो दादाजी, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां आप आराम कर सकें। जहां तक अपार्टमेंट की बात है, मैंने उसका जीर्णोद्धार किया है, बल्कि मैंने उसे तोड़कर बेहतर सामग्री से उसका पुनर्निर्माण किया है, कृष ने कहा। शौर्य ने केवल अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि कृष यहाँ कैसे आया और उसे म्यूटेंट बनने की क्षमता कैसे मिली, लेकिन फिर भी वह आभारी था कि कृष यहाँ था। हालांकि वह अंधेरे पक्ष में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यातनाएं सहना अच्छा लगता था। चूंकि कृष उसे बचाने के लिए यहाँ था तो वह उसके साथ चला गया। लेकिन जैसे ही कृष और शौर्य बाहर निकलने वाले थे, जेल के बाहर एक और जानी पहचानी शख्सियत प्रकट हुई। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण साथी था। कृष इस संयोग पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह यहाँ साथी परिवार से निपटने आया था, लेकिन उसने इस आदमी से निपटने का फैसला भी नहीं किया था। आखिरकार ये वह आदमी था जिसने उस समय उस पर हमला किया था जब वह डायनामिक नाइट क्लब में बाउंसर था। ऐसा नहीं था कि वह इस आदमी को उसके अंगरक्षकों द्वारा पीटने के लिए दोषी ठहरा रहा था, ये देखते हुए कि उसे पीटने के बाद ही सिस्टम ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को सिर्फ इसलिए पीटने का आनंद लेने जा रहा था क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे।
जैसे ही लक्ष्मण कालकोठरी में पहुंचे, यातना जारी रखने और वहां मौजूद व्यक्ति को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने के लिए तैयार थे, उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह से दंग रह गए। यहाँ उनके साथ कैदी तो था, लेकिन अंदर उनके साथ कोई और भी था। लेकिन जिस बात ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि शौर्य को बांधने वाली जंजीरें विशेष थीं, जो ये दर्शाती थीं कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकता था। इसका मतलब ये था कि शौर्य को पकड़े हुए उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से म्यूटेंट था। लेकिन ये व्यक्ति परिचित लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद लक्ष्मण को आखिरकार समझ में आ गया कि यह व्यक्ति कौन था। क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जिसे उसने उस समय पीटा था? इसके अलावा क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपने पिता के भेजे जाने पर ढूंढने गया था? किसी अज्ञात कारण से उसके पिता ने उसे वापस परिवार में बुला लिया था और शोध के बारे में कोई जानकारी लेने जाने का मामला रद्द कर दिया था। बेशक वह समझ गया था कि ऐसा होने का कारण सिर्फ उसके चाचा थे जो उसके पिता के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। फिर भी जिस बात ने उसे चौंकाया वह ये तथ्य था कि उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में एक उत्परिवर्ती था। आखिर वह उत्परिवर्ती कैसे बन गया? आखिरकार पिछली बार जब वे मिले थे तब से बहुत समय नहीं बीता था और उसके अंगरक्षकों ने पहली बार उसकी पिटाई की थी। दूसरे अवसर पर भले ही वह अपने अंगरक्षकों को पीटने में कामयाब रहा था, लेकिन वह उस व्यक्ति से निपटने में सफल नहीं हुआ जो उसके साथ था। आखिरकार वह व्यक्ति एक उत्परिवर्ती था और उसकी ताकत आम लोगों के बराबर नहीं थी। उस समय भले ही वह उस बूढ़े आदमी से पूरी तरह से नाखुश था क्योंकि उसने कृष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। किसी भी मामले में वह उस उत्परिवर्ती के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। यही कारण था कि वह शौर्य को अपने लिए काम पर लगाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा था। जब तक उसके नियंत्रण में कोई म्यूटेंट है वे जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा म्यूटेंट होता जो उसके पिता या परिवार के अधीन होता तो वे उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। किसी भी मामले में वे ऐसा तब तक नहीं करते जब तक कि वह भविष्य का परिवार का मुखिया न बन जाए, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी इस समय गारंटी दी जा सकती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ क्षण चुप रहने के बाद लक्ष्मण ने कृष की ओर देखते हुए पूछा। सवाल सुनकर कृष ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस टेलीकिनेसिस क्षमता को सक्रिय किया और लक्ष्मण को अपनी ओर खींचा। लेकिन जेल के दरवाजे की सलाखों के कारण वह कृष तक नहीं पहुंच पाया। और चूंकि ऐसा ही था, लक्ष्मण का शरीर पूरी तरह से धातु की सलाखों के खिलाफ दबा हुआ था और दबाव बढ़ता जा रहा था। इस समय लक्ष्मण को बहुत दर्द हो रहा था, जबकि उसी समय उनकी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। दादाजी, क्या ये वही है जो आपको प्रताड़ित कर रहा था? कृष ने शौर्य की ओर देखते हुए पूछा। शौर्य ने दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति की ओर देखा। उसने तुरंत इस बच्चे को पहचान लिया। ये वही बच्चा था जो उसे अपने साथ शामिल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, उसे यातना देने की हद तक जा रहा था। एक पल के लिए शौर्य को लगा कि यह आदमी बेवकूफ है। अगर आप किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको बस उन्हें मनाना होगा, लेकिन उन्हें प्रताड़ित करना, बेशक वे मान जाएंगे और बाद में वे आपको धोखा देंगे और बदले में आपको मार देंगे। हाँ, यही वह बच्चा है। शौर्य ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद उत्तर दिया। कृष्ण ने लक्ष्मण से यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि वह शौर्य को क्यों प्रताड़ित कर रहा है। इसके बजाय उसने अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके दरवाजे को विकृत कर दिया और अगले ही पल धातु की सलाखें लक्ष्मण के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। जब वे शौर्य को उस कालकोठरी से बाहर निकाल रहे थे जहां उन्हें रखा गया था, तो जिस धातु की गेंद में लक्ष्मण को रखा गया था उसे उस कोठरी में फेंक दिया गया जहां वे शौर्य को पकड़े हुए थे। एम्पायर पर विशेष अध्याय पढ़ें। लक्ष्मण ने पहले ही क्षण से चीखना शुरू कर दिया था जब कृष्ण ने अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता से उन पर हमला किया था, और अब जब उन्होंने देखा कि वे सलाखों के बीच कैद हैं तो उन्हें बहुत डर लगने लगा। सेल के दरवाजे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सलाखें उच्च गुणवत्ता की थीं, इसलिए जाहिर है ये देखते हुए कि वह खुद एक उत्परिवर्ती नहीं था, उसके लिए उन्हें तोड़ना असंभव था। कृष्ण ने चीखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जिस क्षण वे दोनों कोठरी से बाहर निकले उसने तुरंत अपनी दूरगति क्षमता का उपयोग करके लक्ष्मण के चारों ओर लगी सलाखों पर दबाव डाला। लक्ष्मण उस समय पूरी तरह से भयभीत हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर के चारों ओर लगी धातु की सलाखें वास्तव में सिकुड़ रही थीं। ये वह क्षण था जब उन्हें म्यूटेंट की भयावहता का एहसास हुआ। उसने चीखने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, बस उस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की जिसमें वह घिरा हुआ था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की उसे एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से व्यर्थ था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और दबाव बढ़ता ही गया। यह इस हद तक बढ़ गया कि उसकी हड्डियां टूटने लगीं और कुछ ही देर में धातु की छड़ें इतनी दब गईं कि वे एक छोटी सी गोल गेंद बन गईं। लक्ष्मण का पूरा शरीर कुचला जा चुका था। कोठरी के अंदर खून का एक तालाब बन चुका था, हड्डियों के टुकड़े भी थे। लक्ष्मण अब नहीं रहे।
उधर शौर्य को तुरंत समझ आ गया कि कोठरी में क्या हो रहा है जब उसने लक्ष्मण की चीखें सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि वह युवक इसी लायक था। लेकिन जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकल रहे थे, उनकी मुलाकात दो म्यूटेंट से हुई जो उस जगह की रखवाली कर रहे थे। पहले तो वे दोनों कृष और बूढ़े आदमी को बाहर आते देख पूरी तरह से दंग रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी वर्तमान में एक कैदी था, और चूंकि वह यहाँ था और युवा स्वामी जो अभी अभी अंदर आया था बाहर नहीं आया था, भले ही वे चीखें सुन रहे थे, वे तुरंत समझ गए कि चीखें बूढ़े आदमी की नहीं बल्कि युवा स्वामी की थीं। वे इस व्यक्ति को जाने नहीं दे सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि युवा स्वामी किस हालत में है, लेकिन अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाया गया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। अध्याय 414 वापस जाना। जाहिर है वे दोनों उत्परिवर्ती थे, जिनमें से एक उत्परिवर्ती था धातु को नियंत्रित करने में सक्षम और दूसरा नियंत्रित करने में सक्षम पृथ्वी। खैर, कम से कम वह जमीन से स्पाइक्स बना सकता था ताकि पृथ्वी पर हमला कर सके दुश्मन। लेकिन कृष पर इन हमलों का कोई असर नहीं हुआ। जो जमीन से कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें तुरंत उसके द्वारा बेअसर कर दिया गया टेलीकिनेसिस क्षमता। जहां तक उस धातु के भाले का प्रश्न है जो उसकी ओर फेंका गया था, कृष ने बस उसे हटा दिया और वह प्रेषक की ओर वापस चला गया। वे दोनों पूरी तरह से हैरान थे। मुझे उम्मीद थी कि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति 60 मनों पर आक्रमण करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वे चिल्ला पाते, भाला जो उनके पास से निकला था निकल गया। तुरंत वापस उछलकर उस उत्परिवर्ती को छेद दिया जो सक्षम था धातु को नियंत्रित करना। जिस क्षण ये दूसरी तरफ से उभरा, इसने साम्राज्य पर नए अध्याय पढ़े, सीधे दूसरे उत्परिवर्ती की ओर, जैसे कि उसमें स्वयं की चेतना हो। उस आदमी के पास इसके अलावा कोई और फायदा नहीं था पृथ्वी को नियंत्रित करने की क्षमता। खैर, बस इसका एक छोटा सा हिस्सा। इसलिए पूरी तरह से घबराए हुए उसने एक दीवार बनाने की कोशिश की। हमले को रोकने के लिए वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी हरकतें उतनी तेज नहीं थीं। भाले की गति इतनी तेज थी कि वह तुरंत उसकी खोपड़ी में घुस गया, उसे दीवार पर लटका दिया। इस समय कृष पूरी तरह से भावशून्य था। शौर्य के साथ रहते हुए अधिक म्यूटेंटों से जुड़ने के लिए उन्होंने तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन क्षमता। इसके साथ शौर्य को केवल यह महसूस हुआ कि उसके आसपास का माहौल धुंधले हो गए और अगले ही पल वे पूरी तरह से अलग जगह पर दिखाई दिए। इससे मुझे बहुत धक्का लगा। बस कितनी योग्यताएं कृष के पास क्या था। लेकिन फिर उसने सोचा कि कृष कैसे अंदर आया था। वह जिस सेल में था, उस समय उसे समझ में आया। ऐसा लग रहा था कि कृष के पास वह सेल थी, वह क्षमता जो उसे टेलीपोर्ट करने की अनुमति देती थी। लेकिन उस दूसरी योग्यता के बारे में क्या जो वह प्रयोग कर रहा था दुश्मनों को मारने के लिए? ये स्पष्ट रूप से टेलीकिनेसिस क्षमता और एक शक्तिशाली था। एक तो वह भी, हालांकि उसे सच में यकीन नहीं था कि वे कितनी दूर थे उस समय। उनका मानना था कि टेलीपोर्टेशन क्षमता भी मजबूत थी। उनके मन में अनेक प्रश्न थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बजाय जब उसे लगा कि उसके आसपास का माहौल फिर से धुंधला हो रहा है, तो उसने अचानक पाया कि वह स्वयं को एक परिचित किंतु अपरिचित स्थान पर पाता है। ये जगह राजपुर शहर में उनके कमरे जैसी लग रही थी, लेकिन एक ही ज्यादा उन्नत लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कृष उसे किसी और जगह ले गया हो जगह? और उसके बारे में सोचते हुए उसने वास्तव में एक घर बनाया था जो समान था अपने लिए। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, कृष बोल पड़ा, दादाजी, यही तो मैं आपको बता रहा था। मैंने पूरी इमारत गिरा दी और मैं इसे फिर से बनवाया गया। अब आप यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। तुम क्या करने जा रहे हो? शौर्य ये सुनकर एकदम हैरान रह गया। कृष कह रहा था, ये तो स्पष्ट था कि वे इस समय राजपुर शहर में हैं, लेकिन कैसे? क्या वे इतने तेज हो सकते हैं? या फिर यह संभव था कि कृष की योग्यता ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी? टेलीपोर्ट इतना मजबूत था। आखिरकार कुछ क्षण पहले वे अंदर थे मध्य प्रांत, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। इतनी लंबी दूरी तय करके राजपुर शहर कैसे पहुंचे? कृष ने बूढ़े व्यक्ति को परिवर्तनों के अनुकूल ढलने की अनुमति देने का निर्णय लिया जो हुआ था। हाँ, शौर्य के लिए ऐसा कर पाना काफी मुश्किल था। समझ में नहीं आया कि कृष कैसे म्यूटेंट बन गया, लेकिन कृष ये बताने को तैयार नहीं था। वह कुछ ही मिनटों के बाद शौर्य ने आखिरकार अपनी बात कही। वह समझ गया कि अगर वह समझना भी चाहे तो यह आसान नहीं होगा। उसके लिए ऐसा कर पाना असंभव है। ये देखते हुए कि बूढ़ा आदमी इस समय कुछ सोच नहीं रहा था, स्थिति के बारे में अधिक जानने के बाद कृष ने कुछ और समझाने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में कुछ बदलाव होने वाले हैं इस दुनिया में। ये दुनिया बेहद अराजक होने जा रही है और लोग लड़ाई शुरू करने जा रहा हूँ। वर्तमान में जो उत्परिवर्ती मुख्य रूप से हमारे भीतर केंद्रित हैं, राष्ट्र दुनिया भर में दिखाई देने जा रहे हैं। उस समय ये समय होगा अस्तित्व की लड़ाई, जहाँ ताकत ही मायने रखती है। ये कुछ ऐसा है जिससे इस दुनिया को गुजरना ही होगा इसके विकास के लिए। तो तैयार रहो दादाजी।
बस वहां बाहर कोई भी हो सकता है, एक उत्परिवर्ती बन जाते हैं और आप नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे होंगे। शायद म्यूटेंट बनने के बाद वे बस आगे बढ़ेंगे और अपनी ताकत के कारण अपने आसपास के लोगों का कत्लेआम शुरू कर दें। या हो सकता है वे बस भ्रमित हो सकते हैं और अपनी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश करते समय और ऊपर अपने आसपास के लोगों को घायल कर देते हैं या यहाँ तक कि मार भी देते हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों तक जितना संभव हो सके वहां न जाने का प्रयास करें। बाहर, हालांकि मैं तुम्हारे लिए एक व्यवस्था करने जा रहा हूँ। कृष व्याख्या की। शौर्य समझ नहीं पाया कि कृष क्या कहना चाह रहा था। बेशक ऐसा नहीं था कि वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकता था, बात सिर्फ इतनी थी कि वह मुझे भ्रम हो गया कि कृष ये शब्द कह रहा है। क्या ये हो सकता है कि कृष म्यूटेंट बनाने की योजना बना रहा था दुनिया भर में? लेकिन ये कैसे संभव था? इसके अलावा मेरे रास्ते में भी वह वो करें, या फिर वह उसी विधि का उपयोग करने जा रहा था जिसका उसने उपयोग किया था और अधिक म्यूटेंट बनाने के लिए म्यूटेंट बनना। ऐसा करने का फैसला क्यों किया? दुनिया भर में म्यूटेंट को बेतरतीब ढंग से सिर्फ एक समूह को इकट्ठा करने के बजाय क्या हम ऐसे लोगों को ढूंढ पाएंगे जिन पर भरोसा किया जा सके और उन्हें म्यूटेंट बनने की क्षमता प्रदान की जा सके? कृष को इसकी परवाह नहीं थी कि शौर्य के पास कितने प्रश्न हैं, लेकिन इसके बजाय उसने दुकान तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और 2 खरीद लिए शौर्य के लिए योग्यताएं। वे सभी ग्रेड एस योग्यताएं थीं और उनमें से एक थी अंतरिक्ष हेरफेर और दूसरा स्टील बॉडी था। इन क्षमताओं को खरीदने का निर्णय लेने का कारण था सिर्फ इसलिए कि वह शौर्य के बचने को सुनिश्चित करना चाहता था। इससे शौर्य को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने में मदद मिलेगी। जहां तक स्टील बॉडी की बात है, यह न केवल उसकी ताकत को बढ़ाने वाला था बल्कि रिक्शा, लेकिन उसकी ताकत भी काफी बड़ी होने जा रही थी परिमाण। भले ही उस समय उसकी गति धीमी होने वाली थी, स्टील बॉडी का उपयोग कर रहा होगा, लेकिन तब भी जब तक वह इसका उपयोग करता रहेगा टेलीपोर्टेशन क्षमता, धीमी गति का नुकसान पूरी तरह से होगा वहल न करना। किसी भी स्थिति में शौर्य एक ही समय में दोनों क्षमताओं का उपयोग कर सकता था, इसलिए वह एक बहुत तेज टैंकर होगा। क्षमताओं को खरीदने के बाद कृष ने स्पष्ट रूप से भुगतान किया। क्षमताओं को किसी ऐसी चीज में संग्रहित किया जाना चाहिए जो उन्हें दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। यह अतिरिक्त लागत थी, लेकिन वह इसे सहन कर सकता था। आखिरकार ग्रेड एस योग्यताएं इतनी महंगी नहीं थीं, कम से कम ग्रेड एस जितनी महंगी नहीं थीं। इससे क्षमताएं, यहाँ आपके लिए कुछ है, यह आपकी प्रगति में सहायक होगा शक्ति, कृष ने कहा। और अगले ही पल 2 क्रिस्टल बॉल दिखाई दिए। उसके हाथ ने बूढ़े आदमी को फिर से चौंका दिया, लेकिन इस समय तक वह पहले से ही था। कृष जो कुछ दिखा रहा था उससे मैं सुन्न महसूस करने लगी थी। इन 2 क्रिस्टल गेंदों में 2 अलग अलग क्षमताएं हैं जो आपकी ताकत बढ़ाने वाले हैं। बस क्रिस्टल बॉलर्स को तोड़ें और आप क्षमताएं प्राप्त होंगी, लेकिन निश्चित रूप से आपको एक एकल क्रिस्टल को तोड़ना होगा एक समय में एक गेंद, ताकि आप पहले अपने शरीर में एक क्षमता को एकीकृत कर सकें दूसरे से पहले, कृष ने समझाया। शौर्य की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वर्तमान में उसके पास जो क्षमता है उसे प्राप्त करने के लिए उसे यह करना पड़ा, एक बहुत ही जोखिम भरा प्रयोग से गुजरना होगा। उस प्रयोग में इस बात की बहुत संभावना थी कि वह मरने वाला था, लेकिन फिर भी उस समय की अपनी स्थिति को देखते हुए उसने ऐसा नहीं किया। यह सोचकर हिचकिचाहट महसूस हुई कि स्वस्थ लोगों के लिए यह मौत के समान है, उनके लिए यह वाक्य अंधेरे में आशा की एक किरण थी। लेकिन अब कृष उसे केवल क्षमताएं दे रहा था, उसने नहीं किया। क्या योग्यताएं प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, उसी तरह जिस तरह कृष को अपनी क्षमताएं मिलीं। रुको, वह वही था जो दे रहा था योग्यताएं। किस तरह का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ जिससे वह सक्षम हो सका दूसरों को क्षमताएं देने की क्षमता हासिल करने के लिए। चाहे वह कुछ भी सोच रहा हो, फिर भी वह चला गया, आगे बढ़े और 2 क्रिस्टल बॉल प्राप्त किए जो एक वयस्क की मुट्ठी के आकार के थे। अब उसे समझ आ गया था, कृष जो दे रहा था उसे वह मना नहीं कर सकता था। चूंकि कृष ने कहा था कि दुनिया अराजक होने वाली है अगले कुछ दिनों में, तो यही सच था। और अगर म्यूटेंट जा रहे थे दुनिया भर में दिखाई देने वाले, ऐसी संभावना थी कि उसके आसपास के लोग वे भी उत्परिवर्ती बन जाएंगे। और ये देखते हुए कि वे इस समय राजपुर शहर में थे, जब तक वह याद कर सकता था, ये शहर, कम से कम शहर का पूर्वी भाग, यह अपराधों के लिए प्रवृत्त थे। एक बार जब उन अपराधियों को उत्परिवर्ती की क्षमताएं मिल गईं, तो वह निश्चित रूप से बेलगाम होकर भागना शुरू कर देंगे, लोगों से चोरी करेंगे और जो कुछ भी करेंगे उन्हें पसंद आया। उस समय यदि उसके पास इतनी शक्ति और क्षमता न होती कि वह खुद को बचाने के लिए, वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। हाँ, वह एक उत्परिवर्ती था, लेकिन क्या यदि कोई अन्य उत्परिवर्ती अधिक मजबूत क्षमता वाला हो या जो सक्षम हो, क्या उसकी क्षमता पर लगाम लग गई, तो मुझे उस पल क्या उम्मीद करनी चाहिए जब मैं कुचल दूंगा इनमें से एक क्रिस्टल बॉल। शौर्य ने अचानक क्रिस्टल को देखकर पूछा। काफी देर तक गेंदें चलती रहीं। अध्याय 415 पूरा हुआ। कुछ खास नहीं होगा, आप अपने शरीर के अंदरूनी तापमान में कुछ बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नकारात्मक हो।
कृष ने जवाब दिया। शौर्य ने एक पल सोचा और फिर क्रिस्टल बॉलर्स में से एक को कुचलने का फैसला किया। चूंकि वे उसे कृष ने दिए थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि कृष के मन में उसके खिलाफ कोई विचार नहीं था। अन्यथा अब तक उसने जो शक्ति दिखाई है, अगर वह सचमुच उसे मरवाना चाहता तो शौर्य अब तक मर चुका होता। इसके अलावा उन दोनों के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि इसके बजाय उन्हें एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब माना जा सकता था। कृष का उसे दादा कहना, भले ही वह उसका वास्तविक दादा न हो, ये स्पष्ट संकेत था कि कृष अभी भी उन दोनों के बीच के रिश्ते को महत्व देता था। जिस क्षण शौर्य ने क्रिस्टल बॉल को कुचला, एक अत्यंत चमकदार रोशनी फूटी जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। यह इस हद तक था कि बगल से देख रहे कृष को भी शौर्य की आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि कृष ने पहले ही सिस्टम से क्षमताएं हासिल कर ली थीं, लेकिन ये पहली बार था जब वह इस परिदृश्य को देख रहा था। आखिरकार जिस क्षण वह स्टोर से कोई क्षमता खरीदता है, वह क्षमता तुरंत उसके शरीर में एकीकृत हो जाती है। ये निश्चित रूप से जागृति की गोली से पूरी तरह से अलग था जिसे उसने प्रारंभिक टेलीकिनेसिस क्षमता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए लिया था। उस समय ये गोली थी जिसने उसके भीतर की क्षमता को जागृत किया था और उसने स्टोर से क्षमता नहीं खरीदी थी। कुछ मिनट तक वह चमकदार रोशनी शौर्य को घेरे रही, फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। शौर्य का चेहरा सामने आ गया, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और जैसे ही कृष ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या शौर्य में कोई बदलाव हुआ है, शौर्य के शरीर में अचानक परिवर्तन आ गया। उसकी त्वचा पर धातु जैसी चमक आ गई, जो ये दर्शाता है कि जिस क्रिस्टल बॉल को उसने कुचला था, उसमें वह क्षमता थी जिससे वह स्टील में बदल सकता था। शौर्य को अपनी वर्तमान ताकत का एहसास हुआ, जो पहले से बिल्कुल अलग थी, और वह खुद को खुश होने से नहीं रोक पाया। वह एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए उसकी शारीरिक क्षमताएं पहले से ही कमजोर होने लगी थीं। भले ही उसके पास एक क्षमता थी और वह एक उत्परिवर्ती था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। आखिरकार उसके पास जो क्षमता थी, वह ऐसी चीज नहीं थी जो उसके भौतिक शरीर को बदल दे, जो उसके वर्तमान शरीर से पूरी तरह अलग था। इस बिंदु पर शौर्य को आखिरकार कृष की शक्ति का एहसास हुआ। अगर कृष आगे बढ़कर ऐसी क्षमताओं वाले इतने सारे लोगों को बना सकता है, तो वह कितना शक्तिशाली होने वाला था। लेकिन वह थोड़ा उलझन में था। अगर कृष ने ऐसी शक्ति किसी अनजान व्यक्ति को दे दी और वे उसके दुश्मन बन गए, तो क्या उसने खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाया होगा? चाहे वह जो भी सोच रहा हो, उसे समझ में आ गया कि कृष के पास निश्चित रूप से अपने ही कारण होंगे कि वह ऐसा क्यों करने जा रहा है। इसलिए उसने उस क्षमता को निष्क्रिय करने का फैसला किया जिसने उसके पूरे शरीर को स्टील में बदल दिया था। बस इतना ही था कि जब उसने अपनी क्षमता को निष्क्रिय कर दिया, तो उसे लगा कि उसका शरीर थोड़ा अलग हो गया है। और जब उसने कृष की ओर देखा, तो उसने पाया कि कृष उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। क्या हुआ? क्या मुझे कुछ हो गया है? शौर्य ने पूछा, हालांकि वह चिंतित नहीं था। आखिरकार कृष के चेहरे पर उसे सिर्फ आश्चर्य ही दिखाई दे रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लगता है इस बार तुम किस्मत वाले हो। तुम जवान हो रहे हो। अब निकट भविष्य में मुझे संदेह होने वाला है कि मैं तुम्हें दादाजी कहूंगा या पिताजी। कृष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। ऐसा कहने का कारण सिर्फ इतना था कि उस समय शौर्य वास्तव में जवान हो गया था। शायद यह उसकी नई योग्यता का असर था, या शायद योग्यता प्राप्त करने के बाद उसे जो शक्ति मिली थी, उसने उसे थोड़ा जवान बना दिया था। लेकिन इस समय यह स्पष्ट था कि शौर्य की आयु में काफी वृद्धि हुई थी। आखिरकार वह अपने पिछले भूरे रंग को पुनः प्राप्त कर चुका था। इसके अतिरिक्त उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थीं वे भी गायब हो गई थीं और वह अब एक वृद्ध व्यक्ति की बजाय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा लग रहा था। पहले तो शौर्य को समझ नहीं आया कि कृष क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसने अनजाने में अपना चेहरा छुआ और तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने चेहरे पर मौजूद झुर्रियों को महसूस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा उसके शरीर में जो ऊर्जा थी, वह क्षमता प्राप्त करने से पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। और अब यह उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट था कि कृष ने जो कहा था वह वास्तव में सच था, लेकिन बिना देखे यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कृष ने वॉशरूम में लगे आईने को टेलीपोर्ट किया और वह शौर्य के सामने आ गया। शौर्य को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया। इस समय उसे आईने में अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी। शौर्य को यह मानने में काफी समय लगा कि वह वाकई जवान हो गया है, लेकिन फिर भी वह बहुत उत्साहित था। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिससे सभी बुजुर्ग डरते थे? वह मृत्यु थी, और अपने जीवन काल के अंत के साथ वे समझ गए कि मृत्यु उनके करीब आ रही है। यही कारण था कि बहुत से लोग अमरता प्राप्त करने या शायद अपने जीवन काल को बढ़ाने के तरीके खोज रहे थे। और यह महसूस करते हुए कि शायद वह कुछ और साल जी सकता है, शौर्य जाहिर तौर पर उत्साहित था। भले ही अब उसका परिवार यहाँ नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में यह काफी अच्छा था जब तक वह कुछ और साल जी सकता था।
इसके अलावा उसे जो क्षमता मिली थी उसके साथ साथ उसके हाथ में मौजूद दूसरी क्रिस्टल बॉल के कारण उसे विश्वास था कि वह उस अवधि से बच पाएगा जिसके बारे में कृष ने बात की थी। शायद वह कुछ ऐसा देख सकता था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। अपनी सारी उत्तेजना के बावजूद वह आखिरकार खुद को शांत करने में कामयाब रहा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी दूसरी क्रिस्टल बॉल को कुचल दिया। जिस क्षण क्रिस्टल बॉल को कुचला गया, चमकदार रोशनी एक बार फिर प्रकट हुई जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। और इसके साथ ही कुछ मिनट बाद शौर्य ने आखिरकार एक और क्षमता हासिल कर ली। इस क्षमता को आजमाने के लिए शौर्य ने कुछ बार टेलीपोर्ट किया, और जब उसे इसकी आदत हो गई तो उसे लगा कि इस समय उसके पास जो क्षमता है उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। कम से कम उसे लगा कि यह उन सभी म्यूटेंट से ज्यादा शक्तिशाली है जिन्हें उसने पहले देखा था। बेशक उसने वास्तव में पहली बार प्राप्त की गई क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था, अन्यथा उसे एहसास होता कि अंतरिक्ष में हेरफेर करने की क्षमता की तरह वह क्षमता जो उसे स्टील में बदलने की अनुमति देती थी वह भी बेहद मजबूत थी। मुझे अभी भी कुछ और काम करना है, इसलिए मैं तुम्हें उन नई क्षमताओं के अनुकूल होने के लिए छोड़ देता हूँ, कृष ने कहा। फिर अगले ही पल उसकी आकृति गायब हो गई, और इस बार ये देखते हुए कि शौर्य के पास अंतरिक्ष में हेरफेर करने की क्षमता भी थी, वह कृष के गायब होते ही आसपास के अंतरिक्ष में हुए परिवर्तनों को पता लगाने में सक्षम था। लेकिन उसे लगा कि वह निश्चित रूप से हमें कृष की तरह तेजी से टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब था कि कृष की क्षमता उसकी खुद की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। ये जानते हुए भी शौर्य को बिल्कुल भी नाराजगी महसूस नहीं हुई। एम्पायर से और अधिक सामग्री का आनंद ले इसके बजाय उसे लगा कि यह उसके लिए उचित था। आखिरकार उसे खुद कोई और योग्यता हासिल नहीं करनी थी। फिर भी कृष ने आगे बढ़कर उसे 2 योग्यताएं प्रदान की जो उसकी खुद की सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम होंगी। कुछ ही पलों बाद कृष एक बार फिर साथी मनों के ऊपर दिखाई दिया। बस इस बार पूरा मनो अस्त व्यस्त था और कई म्यूटेंट इधर उधर भाग रहे थे। बात बस इतनी थी कि यहाँ पाए जाने वाले उत्परिवर्ती लोगों की संख्या स्पष्ट रूप से उतनी नहीं थी जितनी उसने इस देश के ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय में समाप्त की थी। पूरे मनो और आसपास के इलाके में घूम रहे म्यूटेंट के इस समूह को देखकर यह स्पष्ट था कि वे अपराधी की तलाश कर रहे थे। साथ ही परिवार के युवा मालिक के साथ कई म्यूटेंट की मौत की जानकारी जाहिर तौर पर लंबे समय तक छुपी नहीं रहने वाली थी, और वहां मौजूद कैमरों के साथ साथ भाले से 2 म्यूटेंटों को मार डालने के कारण जो हलचल मची थी उससे पूरा मैनर पहले ही सतर्क हो चुका था। कृष अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल किया। जब वह क्षमता आसपास के लोगों को घेर रही थी तो उसने दूसरी क्षमता का भी इस्तेमाल किया जो पूरे मनो को देखने के लिए अंतरिक्ष हेरफेर का हिस्सा थी। लेकिन एक क्षण बाद जब उसे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसने उन सभी लोगों को कुचल दिया जो उसकी टेलीकिनेसिस क्षमता से घिरे हुए थे और उन्हें प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। इस समय तक बच्चों और नौकरों के अलावा साथी परिवार के सभी उच्च पदस्थ सदस्य म्यूटेंटों के साथ मारे जा चुके थे। साथी परिवार को खत्म करने के बाद कृष ने आगे बढ़कर ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के मुख्य मुख्यालय को नष्ट कर दिया। मुख्यालय के नष्ट होने के बाद ही कृष को आखिरकार लगा कि उसके माता पिता का बदला ले लिया गया है। अध्याय 416 वाइप आउट। पिछले कुछ दिनों से कृष को खोजने के लिए कई लोगों को भेजा गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे उसे नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कृष अचानक गायब हो गया हो। बेशक कृष के बारे में जानकारी पहले ही मिल चुकी थी और ये भी पता चल चुका था कि वह जीवन का अंगरक्षक था, लेकिन खुद जीवन को भी कृष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहां तक सैनिकों से म्यूटेंट बनाने की उनकी आरंभिक योजना का प्रश्न है, तो जोखिम के बावजूद सरकार ने इस मामले को 1 सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। कृष से उन्हें जो संदेश मिला था उसके अलावा कोई और कारण नहीं था जिसे उन्होंने कृष को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए दूसरे म्यूटेंट के माध्यम से भेजा था। इसके अलावा हाल ही में उन्हें ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय के विनाश के बारे में जानकारी मिली। बेशक शुरू में उन्हें 2 मुख्यालयों के स्थान के बारे में पता नहीं था, एक इस देश में और दूसरा मुख्य मुख्यालय, लेकिन दोनों के नष्ट हो जाने के बाद स्थान की पहचान स्पष्ट रूप से हो गई। जंगल में जो विनाश हुआ था और शहर के नीचे जो कंपन हुआ था उसे न देख पाना स्पष्ट रूप से असंभव था। तभी लोगों को एहसास हुआ कि उन 2 जगहों के भीतर ऐसा लग रहा था कि कोई भूमिगत इमारत या इमारतें हैं। साम्राज्य के माध्यम से अपडेट रहे और जब वे अंदर गए तो उन्हें पता चला कि वहां पहले से ही बहुत से लोग मर चुके थे, लेकिन पीछे छोड़े गए सबूतों से उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग रहते हों। ब्लैक मर्केनरी ग्रुप के मुख्य मुख्यालय में जो हथियार पाए जा सकते थे उनकी पहचान की गई और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह उस भाड़े के सैनिक समूह का आधार था। बेशक वे पूरी तरह से हैरान थे। वे खुद भी इस भाड़े के गिरोह का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहे वे कितनी भी तलाश कर लें उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया।
लेकिन अब पूरा भाड़े का समूह पहले ही नष्ट हो चुका था। लेकिन ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं थी, ये देखते हुए कि मुख्य मुख्यालय जिसमें म्यूटेंट पाए जा सकते थे वह भी नष्ट हो चुका था। जिन वैज्ञानिकों को मृत मान लिया गया था उनमें से कई वास्तव में जीवित थे, हालांकि उनमें से कई मर चुके थे। जो जीवित थे उन्होंने दावा किया कि उनका अपहरण कर लिया गया था। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, उनके इतिहास को जानने के बाद सरकार समझ गई कि उन लोगों ने इस पक्ष में शामिल होने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि वे म्यूटेंट बनाने पर अनुसंधान जारी रखना चाहते हैं। और जब उन्हें वह जगह मिली जहां शवों का अंतिम संस्कार किया गया था, तो वे अपने अंदर क्रोध महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये सच था कि यहाँ शामिल सभी लोग अपराधी थे, लेकिन फिर भी वे जिंदगियां थीं। वैसे भी वे अपराधी हो सकते हैं, लेकिन सभी अपराधी मौत की सजा के हकदार नहीं हैं। आखिरकार कुछ अपराधी तो छोटे मोटे चोर ही थे, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया और वे यहाँ आए और अंत में उन्हें मौत मिल गई। इस पक्ष के बाकी म्यूटेंट पूरी तरह से मारे गए थे, उनमें से एक भी नहीं मिला। हो सकता है कि बचे हुए लोग भी हों अगर वे बाहर चले गए हों, लेकिन फिर भी ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप को जो नुकसान पहुंचा था वह स्पष्ट रूप से अपने स्तर पर था। लेकिन उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली कि लगभग पूरा साथी परिवार खत्म हो चुका है। बेशक सरकार समझ गई थी कि साथी परिवार और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बीच मिलीभगत थी, लेकिन सरकार इस परिवार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकी, क्योंकि उसे लगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित रूप से उनके और भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वे टालने की कोशिश कर रहे थे। अगर म्यूटेंट के बीच अराजकता फैलती है तो जाहिर है कि आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि नेताओं की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ था। इन खबरों के कारण सरकार ने फिलहाल इस परियोजना को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही उन्हें ये भी यकीन था कि अगर उन्होंने वास्तव में इस पर काम करने का फैसला किया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जीवित बचे वैज्ञानिकों के अनुसार, जो क्रिश द्वारा अन्य लोगों को मार दिए जाने के बाद बचे रह गए थे, उनका दावा था कि मृत्यु दर बहुत अधिक थी। और सरकारी पक्ष के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध को देखने के बाद उन्होंने दावा किया कि यह बेकार था। दरअसल वे खुद सरकार के वैज्ञानिकों से एक कदम आगे थे, और उस स्थिति में ये स्पष्ट था कि अगर सरकार आगे बढ़कर सैनिकों से म्यूटेंट बनाने का प्रयास करती तो वे निश्चित रूप से कई परिवारों को दुखी कर देते। हाँ, सैनिक पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे कि वे इस स्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं, भले ही वे समझते थे कि उनके मरने की बहुत संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके परिवार अपने परिवार के सदस्यों की मौत को इतनी आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तब सरकार ने आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उन्होंने शोध जारी रखने का फैसला किया, एक ऐसी विधि खोजने की कोशिश की जिससे वे इतनी अधिक मृत्यु दर के बिना एक उत्परिवर्ती बना सकें। इसके अलावा ये देखते हुए कि ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप पहले ही नष्ट हो चुका था, उन पर इतना दबाव नहीं था। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में सरकार ही देश के भीतर पूरी शक्ति रखती थी। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के मुद्दे को खत्म करने के बाद कई म्यूटेंट को तुरंत भेजा गया। उन्हें देश में पाए जाने वाले अन्य भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए कहा गया। सरकार और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बीच संघर्ष के कारण सरकार को देश के भीतर अन्य भाड़े के समूहों को खत्म करने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन अब जबकि भाड़े के सैनिक समूहों के नेता पहले ही नष्ट हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि सरकार देश के भीतर किसी भी भाड़े के सैनिक समूह को समाप्त कर दे। जो भी कदम उठाए गए वे सभी बहुत अच्छे थे और कुछ ही दिनों में इस देश में जितने भी भाड़े के सैनिक समूह थे उन सभी को उखाड़ फेंका गया। फिर दूसरे देशों ने मदद मांगनी शुरू कर दी और सरकार ने उनके साथ एक समझौता किया और उन देशों में भी कई म्यूटेंट भेजे। बेशक दूसरे देश भी म्यूटेंट के बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन फिर भी उन्होंने गुप्त रूप से उन म्यूटेंट से संपर्क करने की कोशिश की, और बेशक उनके लिए कुछ म्यूटेंट से संपर्क करना असंभव नहीं था। ये खास तौर पर उन म्यूटेंट के लिए था जो ब्लैक मर्सेनरी ग्रुप का हिस्सा थे और मौत से बचने में भाग्यशाली थे। वे म्यूटेंट पहले ही देश से भाग चुके थे, दूसरे माता पिता के पास जा रहे थे, अब उस देश में रहने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार अगर म्यूटेंट सरकार से मिल जाते तो मौत का जोखिम बहुत अधिक था, और जब उन म्यूटेंट्स को दुनिया भर के दूसरे देशों और दूसरी शक्तियों से प्रस्ताव मिले तो वे जाहिर तौर पर इसे स्वीकार करने के लिए उत्साहित थे। लेकिन उनमें से कुछ को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वास्तव में प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके कारण उनमें से कई की मौत हो गई। जहां तक प्रयोग की बात है तो ये स्पष्ट रूप से असफल रहा, क्योंकि शोध में शामिल लोगों को इससे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। नाजू और पड़ोसी देशों के भाड़े के सैनिकों के खात्मे के बाद जिन भाड़े के सैनिकों के मुख्यालय अन्य देशों में थे वे सभी इन देशों में जाने से डरने लगे, और इस समय तक म्यूटेंट के बारे में जानकारी फैलनी शुरू हो चुकी थी और आम लोगों को भी म्यूटेंट के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। बस चूंकि खबर की पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए जो कुछ बचा था वह अनुमान और धारणाएं थीं।
दूसरी ओर जीवन ने ईगल टीम के बाकी सदस्यों के साथ उसी 5 सितारा होटल में रहना जारी रखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे जिस विशेष इकाई से जुड़े हैं उसे भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब म्यूटेंट के शामिल होने के कारण जो देश के सभी भाड़े के सैनिकों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, जीवन और बाकी लोगों के पास खुद को बिना किसी काम के पाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने इस विशेष इकाई को भंग नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिला कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए ये समूह होटल में ही रुका रहा। ये सुनिश्चित नहीं था कि उन्हें दक्षिणी प्रांत में वापस जाना था या उन्हें केंद्रीय प्रांत में ही रहना था। इस विशेष दिन, जब सिस्टम में स्टो को सक्रिय हुए 2 सप्ताह हो चुके थे, कृष्ण ने शहर की सबसे ऊंची इमारत की चोटी से शहर को देखा। वह अंततः उत्परिवर्तन गैस छोड़ने की योजना बना रहा था, यही नाम उसने रखा था। वह चाहता था कि उत्परिवर्तन अंततः शुरू हो। वह समझता था कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, ये देखते हुए कि जब तक उत्परिवर्तन होता रहेगा लोग तेजी से विकास कर सकेंगे। आखिरकार इंसानों की फितरत यही है कि वे किसी भी तरह से बचने का रास्ता तलाशते हैं, ताकि अगर उन्हें बहुत दूर धकेला जाए तो वे बच सकें। वे हमेशा बचने का कोई न कोई तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले कृष्ण ने सिस्टम से एक सवाल पूछा। सिस्टम, बॉडीगार्ड विभाग की स्थापना हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या हो रहा है? सिस्टम के अनुसार उसे हर महीने के अंत में कुछ न कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन 1 महीना बीत चुका था और दूसरा महीना भी आने वाला था। इसलिए कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि उसे बॉडीगार्ड विभाग की स्थापना से कोई फीडबैक नहीं मिला था। अध्याय 417 फिर चोरी। मेजबान की वर्तमान स्थिति के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय अंगरक्षक विभाग रखने से मिलने वाले लाभ मेजबान पर कोई प्रभाव डालने के लिए अपर्याप्त होंगे। इसके कारण सिस्टम ने कुछ समय के लिए सभी पुरस्कारों को संचित करने का निर्णय लिया, जब तक कि पुरस्कार मेजबान के लिए महत्वपूर्ण न हो जाएं। मेजबान आगे बढ़कर मौजूदा पुरस्कारों का दावा करने का फैसला कर सकता है, लेकिन मेजबान को ये जानना होगा कि पुरस्कार जितने लंबे समय तक जमा होते रहेंगे, अंतिम पुरस्कार की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। सिस्टम से संकेत प्राप्त करने के बाद कृष्ण को अंततः कारण समझ में आ गया कि उसे बॉडीगार्ड विभाग के बारे में सिस्टम से कोई संकेत क्यों नहीं मिला था। इसी समय उसे अचानक एक और विचार सूझा। वह म्यूटेंट बनाने की योजना बना रहा था, जिससे पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। ये वाकई एक अच्छी स्थिति होगी अगर वह म्यूटेंट से भरा एक बॉडीगार्ड एसोसिएशन बना सके। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में उन बॉडीगार्ड्स को बॉडीगार्ड बनने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से काफी मजबूत होने की आवश्यकता होगी। अन्यथा अगर वे किसी ग्राहक को अपने से ज्यादा ताकतवर म्यूटेंट के गिरोह से बचाने की कोशिश करते तो वे मर जाते। इसके अलावा जब अराजकता फैलती तो यह स्पष्ट था कि कानून और अन्य अब वहां नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी वास्तव में नियमों की परवाह नहीं करेगा। इसके बजाय वे सभी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने की कोशिश करेंगे। जिस क्षण यह विचार मन में आया, कृष्ण को अचानक स्टोव में उपलब्ध मानव संसाधनों के बारे में विचार आया। यदि वह कई ऐसे लोगों को प्राप्त कर सके जिनके पास योग्यताएं हों, या यदि उनके पास योग्यताएं न हो तो उन्हें अनुदान दे सके, तो वह निश्चित रूप से एक विशेष विभाग बनाने में सक्षम होगा। उस स्थिति में वह उस प्रणाली के अन्य कार्यों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा, जिससे उसे अंगरक्षक विभाग बनाने में सहायता मिलेगी। जैसे ही उसने ये सोचा, कृष्ण ने तुरंत इसे शुरू करने का फैसला किया। उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि क्या पैसा निकट भविष्य में, या यूं कहें कि अगले कुछ दिनों में ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर अचानक पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई तो ये साफ है कि पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नई मुद्रा की स्थापना की जरूरत होगी और राष्ट्रवाद का मुद्दा निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। इसलिए उसके लिए बेहतर यही था कि वह वर्तमान में उपलब्ध धन का उपयोग स्टोर से अधिक खरीदारी करने के लिए करना शुरू कर दे। अन्यथा यदि सिस्टम मुद्रा बदल देता है और आई पैसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसके लिए सिस्टम स्टोर से कुछ और खरीदना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने तुरंत आई से संपर्क किया। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और जितना संभव हो उतना पैसा कमाओ। स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करो। जरूर, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि मुझे अपने निशान उन म्यूटेंट्स से छिपाने होंगे जो मेरे बारे में जानकारी हासिल करने की क्षमता रखते हैं। जाहिर है कि आई उन तकनीक के दीवानों से नहीं डरता था। किसी भी मामले में एआई के लिए यह सुनिश्चित करना इतना मुश्किल नहीं था कि कोई भी उसके द्वारा किए गए किसी भी काम की प्रशंसा न कर सके। हाल ही में कोई व्यक्ति इसकी गतिविधियों पर नजर रखने में सफल रहा और अंत में यह एक उत्परिवर्ती निकला। लेकिन आई ने कई रणनीतियां बनाई जिनका उपयोग वह ट्रेस होने से बचने के लिए करने वाला था। किसी के तुम्हारे पीछे आने की चिंता मत करो, बस करो, कृष्ण ने सरलता से जवाब दिया। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, सभी खातों को पूरी तरह से खाली मत करो,
बस 50% ले लो और बाकी 50% छोड़ दो। निर्देश देने के बाद कृष ने तुरंत कुछ निकाला। यह एरोसोल स्प्रे जैसा कुछ था, बस ये स्वचालित था। जिस क्षण उसने इसे बाहर निकाला, कृष ने इसे जमीन पर रखने से पहले कुछ देर तक देखा। खैर, वह उस समय सबसे ऊंची इमारत के ऊपर था और यह कहा जा सकता था कि उसने इसे आसमान में बहुत ऊपर रख दिया था। फिर भी इसे नीचे रखने के बाद वह अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करते हुए तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल जब वह दिखाई दिया तो वह पहले से ही 1000 किलोमीटर दूर था, क्योंकि वह टेलीपोर्ट करना जारी रखता था इससे पहले कि वह किसी अन्य स्थान पर एक और गिराता। वह गया और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर उनमें से कई को गिरा दिया, जो उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता के कारण सुविधाजनक था। अगर उसे वास्तव में अपनी क्षमता के बिना मैन्युअल रूप से ऐसा करना होता तो उन्हें फैलाने में सक्षम होने के लिए उसे कई दिन बिताने पड़ते। उन सबको फैलाकर कृष एक बार फिर गायब हो गया। अगले ही पल जब वह दिखाई दिया तो वह राजपुर शहर में था। इस शहर में आने की उसकी एक ही वजह थी। वजह यह थी कि इस शहर में उसकी अपनी बहुत सारी यादें थीं। यहीं पर वह अपने माता पिता के साथ था और यहीं पर उसने सिस्टम सीखा था। पहली बार जब वह बॉडीगार्ड बने तो वह भी इसी शहर में थे जहां उन्होंने आखिरकार तरक्की करना शुरू किया और उनकी सभी कंपनियां यहीं शुरू हुईं। हालांकि वे पहले ही इस देश के कई शहरों में फैल चुकी थीं। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसने कुछ चीजें याद करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है शहर बदल चुका था। हालांकि बदलाव इतने नहीं थे कि उसे कुछ जगहें याद ना आ पाएं, लेकिन कुछ जगहें पूरी तरह बदल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल अलग जगह पर था। फिर भी इस बार कृष ने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय वह शहर के पूर्वी हिस्से की गलियों में ही घूमता रहा। वह 6 साल से भी ज्यादा समय से यहीं था, जब से उसके रिश्तेदारों ने उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। लेकिन शहर का पूर्वी हिस्सा उस समय से बिल्कुल अलग था जब वह यहाँ था। आखिरकार गंदी गलियों और खस्ताहाल सड़कों के बजाय शहर का पूर्वी हिस्सा शहर के दिल के बराबर था। शहर के पूर्वी हिस्से में कई घंटे घूमने के बाद कृष आगे बढ़े और शहर में अपनी 2 कंपनियों का दौरा किया। पहली कंपनी मनोरंजन कंपनी थी। कंपनी ने इस हद तक विकास किया था कि यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। फिर भी जब कृष वहां गया तो उसने उपस्थिति बदलने वाली घड़ी का इस्तेमाल किया। इसके कारण कंपनी के भीतर किसी के लिए भी उसे पहचान पाना असंभव था। इस विधि के माध्यम से वह कंपनी के भीतर सब कुछ समझने में सक्षम हो सकता था। खैर, वह बस अंतरिक्ष हेरफेर की एक और क्षमता का उपयोग कर सकता था, जिससे वह 1000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ समझने में सक्षम हो जाता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे यह समझने में लगभग 2 घंटे लग गए कि वह क्या चाहता है। हालांकि उसे वास्तव में इस कंपनी की परवाह नहीं थी, लेकिन आखिरकार यह उसकी थी। अगले कुछ दिनों में इस बात की बहुत संभावना थी कि यह कंपनी बेकार हो जाएगी, लेकिन इसे रखने में कोई बुराई नहीं थी। उसके बाद वह अंततः सुरक्षा कंपनी के पास गया। वह सुरक्षा कंपनी के पास इसलिए गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या वहां कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहले से ही योग्यताएं दी जा सकती हैं। हाँ, म्यूटेशन गैस निकलने के बाद अगले कुछ दिनों में म्यूटेंट की मौजूदगी को एक सामान्य बात माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई म्यूटेंट बनाने का मौका था जो सामान्य म्यूटेंट से ज्यादा शक्तिशाली हो, तो यह कोशिश करने लायक है। उसे अभी भी सुरक्षा कंपनी को बनाए रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह सिस्टम से उसके पुरस्कारों का अगला स्रोत था। जहां तक खुद का सवाल है, वह जीवन के साथ घूमता रहेगा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जैसे ही वह सुरक्षा कंपनी में पहुंचा, उसने अपनी क्षमता सक्रिय कर दी। इससे वह आसानी से नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी के सीईओ मैथ्यू सेबी का पता लगाने में सक्षम हो गया। फिलहाल मैथ्यू अपने ऑफिस में कुछ दस्तावेजों को निपटाने में व्यस्त था। कृष ने दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे बिल्डिंग में घुस गया। इस बार उसने अपना रूप दिखाया। हालांकि कृष अभी भी अपने असली रूप में था, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाए। आखिरकार ये कंपनी उस समय से कहीं आगे बढ़ चुकी थी जब वह इस शहर में था। इसके कारण न केवल इस शहर में बल्कि अन्य शहरों में भी कई शाखाएं खोली गई हैं। इसलिए नए कर्मचारियों को काम पर रखा गया है और अन्य को पदोन्नति मिलने के बाद अलग अलग शाखाओं में स्थानांतरित किया गया है। और वर्तमान में रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर कोई भी नया रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाया। इसलिए जैसे ही वह अंदर आया, उसे कंपनी के अन्य मेहमानों की तरह ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। अध्याय 418 पीछे हटने की योजना। हाल ही में कुछ अफवाहें फैली थीं कि कई अमीर लोगों के खाते हैक हो गए थे और उनके पास मौजूद पैसा कहीं और स्थानांतरित हो गया था। ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई। आखिरकार यह ऐसा कुछ नहीं था जो सिर्फ एक शहर या देश में हुआ था, बल्कि यह पूरी दुनिया में हुआ था। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। दुनिया के अलग अलग देशों के कई खातों को हैक करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से आसान नहीं था।
और इसी कारण से कई लोग अपने खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दूसरों का सवाल है, उन्होंने तुरंत सबसे अच्छा उपाय अपनाया, जो था अपने खातों से पैसे निकालना, ताकि पैसे चोरी न हो सकें। जहां तक उनके पास पैसे थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि जहां पैसे रखे गए थे वहां सुरक्षा उच्चतम स्तर की थी। मैथ्यू ने इस बारे में जरूर सुना था, इसलिए पिछले हफ्ते से वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी के फंड पर कोई असर न पड़े। अगर यह सिर्फ इतना होता कि पहले चुराया गया पैसा सिर्फ लोगों के निजी खाते से चुराया गया था, तो उसे वास्तव में इतनी परवाह नहीं होती। बात सिर्फ इतनी थी कि जो लोग प्रभावित हुए थे, जबकि दूसरों के निजी खातों में से पैसे निकाल लिए गए थे, दूसरों के व्यावसायिक खातों से पैसे निकाल लिए गए थे। यह ऐसी बात थी जिसने न केवल मैथ्यू को बल्कि अन्य व्यवसायियों को भी बहुत दबाव में डाल दिया था। जाहिर है कि वे कंपनी से पैसे छीने जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। यदि कंपनी का नकदी प्रवाह प्रभावित होता तो निश्चित रूप से कंपनी के लिए चीजें अच्छी नहीं होती, और ऐसी संभावना थी कि कंपनी दिवालिया हो सकती थी, क्योंकि पैसे की कमी के कारण हस्ताक्षरित अनुबंध प्रभावित हो सकते थे। बस इतना ही था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करना है। जाहिर है कि वह कंपनी के पैसे को अपने निजी खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकता था, लेकिन साथ ही खाते में पैसे छोड़ना बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि पैसे कभी भी चोरी हो सकते थे। इसलिए वह बहुत दबाव में था, सोच रहा था कि क्या करना है। दस्तक दस्तक। जैसे ही वह कंपनी के विस्तार से संबंधित मौजूदा दस्तावेजों को निपटाने में व्यस्त थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। इस समय कौन आ रहा है यह न जानते हुए भी मैथ्यू ने बस उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए बुलाया। चूंकि वे यहाँ आ चुके थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इस समय वह बहुत सारे कामों में व्यस्त था, इसलिए उसने तय किया कि जब तक कोई ऐसा काम न हो जिसे कोई और न संभाल सके, उसके दफ्तर में किसी को न भेजा जाए। इसके अलावा कंपनी के दूसरे कर्मचारी भी व्यस्त थे, इसलिए वे सचमुच उससे मिलने आते थे जब तक कि कोई ऐसी बात न हो जिस पर सचमुच उसका ध्यान देने की आवश्यकता हो। दरवाज़ा खुला और क्रिश दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने चारों ओर देखा और पाया कि ये दफ्तर वैसा ही है जैसा पहले था, जब से उसने इसे खरीदा था। ये सच हो सकता है कि नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी का विस्तार हुआ था, लेकिन मैथ्यू ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया था कि मुख्यालय वही रहे। ऐसा क्यों हुआ, ये तो केवल वही जानता था। दूसरी ओर क्रिश के आने के बाद उसे रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही वह कंपनी में आने का कारण सोचने ही वाला था, उसे पहचानने वाले कर्मचारियों में से एक आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जूलिया रास्मस था। वह वकील थी जिसे मैथ्यू ने उसके चाचा द्वारा उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के मुद्दे से निपटने के लिए भेजा था। जूलिया को उस पल आश्चर्य हुआ जब उसने उसे देखा। उसने क्रिश को सिर्फ एक बार देखा था, और वह भी तब जब वह मैको समुदाय में गई थी। शुरू में उसने सोचा था कि क्रिश भी अन्य युवा मास्टरों की तरह ही है जो अपने परिवार के प्रभाव पर निर्भर हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसने उस पल को बदल दिया जब उसने इस मामले को संभालना शुरू किया। उसे पता चला कि क्रिश अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से 6 साल से अकेला था। इसके अलावा जो कुछ भी उसका होना चाहिए था, वह सब उसके लालची रिश्तेदारों ने छीन लिया था। लेकिन किसी तरह क्रिश न केवल जीवित रहने में कामयाब रहा, बल्कि इसके बजाय वह नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी को खरीदने में भी कामयाब रहा। और ये देखते हुए कि कंपनी पहले से ही कई शहरों में एकाधिकार थी, यह उसके लिए स्पष्ट था कि क्रिश में क्षमता थी। इसलिए उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से बात की और उन्हें बताया कि क्रिश मैथ्यू से बात करना चाहता था। और चूंकि रिसेप्शनिस्ट को पहले से ही पता था कि जूलिया कंपनी के कानूनी विभाग की प्रमुख थी, इसलिए उन्होंने आसानी से स्वीकार कर लिया। और चूंकि क्रिश इस जगह से परिचित था, इसलिए वह आसानी से मैथ्यू के कार्यालय में आ सकता था। मैथ्यू ने अपना सिर उठाया, लेकिन जब उसने क्रिश को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। आखिरकार भले ही वे दोनों कभी कभार ही संवाद करते थे, लेकिन वास्तव में क्रिश को देखे हुए उसे कई महीने हो चुके थे, और अब क्रिश उसे पहले से बताए बिना ही यहाँ आ गया था। क्रिश को वास्तव में उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वह आ रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि उसे पहले से सूचित कर दिया जाए ताकि क्रिश के स्वागत की तैयारी की जा सके। ऐसा लगता है कि हाल ही में आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, क्रिश ने मैथ्यू की डेस्क के पास जाते हुए कहा। हाल ही में ये बहुत मुश्किल रहा है। आखिरकार लोगों के खातों से पैसे निकाले जाने का मुद्दा काफ़ी सिरदर्द रहा है, मैथ्यू ने क्रिश से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। क्रिश को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हरकतें वाकई इस अंजाम तक ले जाएंगी। लेकिन फिर उस पल क्या होगा जब मैथ्यू को पता चलेगा कि वह आगे क्या करने की योजना बना रहा है? क्या वह खातों से सारा पैसा निकालकर उसे नकद में रखने से नहीं डरेगा? खैर, ये वास्तव में मायने नहीं रखता क्योंकि एआई उसकी कंपनियों को कुछ नहीं करने वाला था। जाहिर है कि जब उसने देखा कि उसकी कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो आसपास के लोगों का ध्यान इस तरह से आकर्षित होने वाला था।
लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे वास्तव में इसकी परवाह थी। कुछ दिनों में पैसे वैसे भी मायने नहीं रखेंगे। मैं बस इसलिए आया था क्योंकि मैं बॉडीगार्ड विभाग में कुछ ऐसे लोगों को लाना चाहता था जिन पर भरोसा किया जा सके। मुझे नहीं पता कि इसकी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, क्रिश बोला। मैथ्यू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि क्रिश उन लोगों के समूह के साथ क्या करना चाहता था जिन पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे किसी भी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता था। मैथ्यू ने जवाब दिया, एक छोटा समूह है जिस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि मैंने पहले ही उनकी पृष्ठभूमि की पर्याप्त जांच कर ली है। ठीक है, व्यवस्था करो। अगर वे ड्यूटी पर हैं तो कोशिश करो कि कुछ समय के लिए उनकी जगह कोई और ले सकता है या नहीं। वास्तव में अगर संभव हो तो उन सभी को वापस बुलाने की कोशिश करो जिन्हें मिशन पर भेजा गया है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जोखिम भरे व्यवसायों में शामिल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्रिश ने सिर हिलाते हुए कहा। मैथ्यू ने जब ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया। आखिरकार अगर उन्होंने वैसा ही किया जैसा क्रिश ने कहा था तो जाहिर है कि व्यापार पर इसका असर पड़ने वाला था। कुछ लोगों ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्हें बदलना असंभव था। ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए सच थी जो उन व्यापारियों के लिए काम कर रहे थे जो कुछ जोखिम भरे व्यवसायों में शामिल थे। वे लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे और वे आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति की जगह लेने के लिए सहमत नहीं होते थे। ये थोड़ा मुश्किल होगा, खासकर अगर हम उन लोगों को वापस बुलाएंगे जिन्हें अलग अलग लोगों को सौंपा गया है। भले ही हमें उन्हें बदलने की जरूरत न हो, लेकिन हमें पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध को तोड़ने के लिए जुर्माना देना होगा। मैथ्यू ने अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ समझाया। पैसे की जरूरत के बारे में चिंता मत करो, मैं ही इसका प्रबंध करूंगा। बस इतना समझ लो कि अगले कुछ दिनों में चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी और मेरे कर्मचारियों को सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्रिश ने सरलता से कहा। मैथ्यू अभी भी उलझन में था, लेकिन उसने क्रिश की बात मानने का फैसला किया। बेशक वह पैसे के बारे में वास्तव में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह समझता था कि क्रिश के पास बस एक बहुत बड़ी रकम है। वास्तव में कंपनी अपने मामलों को खुद संभालने में सक्षम थी। कुछ मिनट बाद क्रिश ने मैथ्यू के साथ एक छोटी सी बातचीत की और वह चला गया, क्योंकि उसने निर्णय लिया था कि वह अगले दिन उस समूह को प्राप्त करने के बाद गैस जारी करेगा जिसे मैथ्यू द्वारा वर्तमान में संगठित किया जा रहा था। अध्याय 419 असामान्य वर्षा। मैथ्यू ने जरूरी इंतजाम किए और जिन लोगों से क्रिश मिलना चाहता था उन्हें बुलाया गया। क्रिश ने उन्हें ये बताने के अलावा कुछ नहीं किया कि वह अगले कुछ दिनों तक उन पर नजर रखेगा और फिर तय करेगा कि उसे क्या करना है। उनकी प्रारंभिक योजना लोगों के इस समूह को क्षमताएं प्रदान करने की थी, ताकि वे उत्परिवर्तन गैस छोड़ने के बाद अराजक स्थिति में भी अंगरक्षक के रूप में काम करना जारी रख सकें। लेकिन फिर उसने एक बात सोची, क्या होगा अगर वह उन्हें ये योग्यताएं दे दे और वे उसके अंगरक्षक बनकर काम करने के बजाय अपने अपने रास्ते पर चलने का फैसला कर लें। ऐसा नहीं था कि अगर उसके पास कोई धातु होती जिससे वह इस समूह के लोगों की वफादारी की गारंटी दे सकता। यह ऐसी चीज नहीं थी जो सिस्टम स्टोर में भी मिल सकती थी। यह उनके लिए स्पष्ट था कि यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो उनके प्रति वफादार हो, तो ये तभी संभव होगा जब वह सिस्टम स्टोर से मानव संसाधन खरीदने का निर्णय लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह वर्तमान में करने की योजना बना रहा था। हाँ, यह उसकी योजनाओं का हिस्सा था, लेकिन कम से कम फिलहाल तो नहीं। वर्तमान में वह जिस व्यक्ति को सबसे मजबूत क्षमता वाला पा सकता था, वह ग्रेड 1 क्षमता वाला व्यक्ति था। लेकिन जो उत्परिवर्तन गैस निकलने वाली थी, वह कई और उत्परिवर्ती जीवों के प्रकट होने का कारण बनने वाली थी, और इस बात की बहुत संभावना थी कि ग्रेड एस क्षमता वाले उत्परिवर्ती जीव प्रकट होने वाले थे। क्रिश को एक बात समझ में आई। हालांकि यह सच था कि सिस्टम उसे पैसे खर्च करने पर मनुष्य दे सकता था, लेकिन वे मनुष्य किसी दूसरी सभ्यता से नहीं थे। इसके बजाय वे उसी दुनिया से थे जिसमें वह था। स्पष्ट रूप से ग्रेड 1 क्षमता ही सबसे अच्छी थी जो मिल सकती थी, और जाहिर है ये ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के नेता से नहीं था, क्योंकि क्रिश द्वारा उस व्यक्ति को मार दिए जाने के बाद भी ग्रेड 1 क्षमता वाले म्यूटेंट को पाने का विकल्प अभी भी मौजूद था। जहां तक उस समूह की बात है जिसे लाया गया था, वे क्रिश के निर्णय से काफी भ्रमित थे, जिसमें मैथ्यू भी शामिल था। पहले की बातचीत और उसके बाद की कार्रवाइयों से, जिसमें उन्हें जहां कहीं भी थे वहां से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ले जाया जाना शामिल था, ऐसा लग रहा था कि कोई आपात स्थिति थी। लेकिन अब क्रिश ने उन्हें बस अगले कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए कहा था। ये कुछ ऐसा था जिसने मैथ्यू समेत सभी को भ्रमित कर दिया। लेकिन मैथ्यू ने कुछ सोचा। उसे याद आया कि क्रिश ने कहा था कि अगले कुछ दिनों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिश उन बदलावों का इंतजार कर रहा था? तो क्रिश किस तरह के बदलावों का इंतजार कर रहा था? समूह से मिलने के बाद, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से स्वरा डेविस भी शामिल थी, क्रिश ने अंततः निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह गैस छोड़ दे। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने तुरंत आई से संपर्क किया। गैस छोड़ो,
अगले 5 सेकंड में हो जाएगा। एआई गैस छोड़ने में सक्षम था, इसका कारण केवल वे उपकरण थे जिनका उपयोग गैस को रोकने के लिए किया जा रहा था। वे ऑनलाइन जुड़े हुए थे जिससे एआई उन्हें संचालित करने में सक्षम हो गया। मौसम साफ था और बारिश का कोई संकेत नहीं था। बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी थी और लोग मोटे स्वेटर पहने बिना ही घूमने लगे थे। सड़कों पर चहल पहल थी, लोग इधर उधर जा रहे थे। यातायात एक बार फिर से जाम हो गया, जो खास तौर पर सर्दियों के मौसम में अनुभव करने लायक था। अरे, क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज बारिश नहीं होगी, खासकर तब जब हम अभी अभी सर्दियों से बाहर निकले हैं। हाँ, बारिश। आप किस ट्रेन की बात कर रहे हैं? हाँ। आसमान में बादल कब दिखाई दिए? क्या ये कुछ सेकंड पहले ही नहीं था जब मैं आसमान की ओर देख रहा था, जब मैंने देखा कि यह पूरी तरह से साफ था? क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या इस दुनिया में सर्वनाश होने वाला है? ऐसा कुछ मैंने उन सर्वनाश वाली फिल्मों में पढ़ा और देखा है। भ्रमित होना बंद करो। तुम किस सर्वनाश की बात कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मौसम अचानक बदल गया, मौसम पूर्वानुमान द्वारा की गई भविष्यवाणियों के पूरी तरह विपरीत, तुम सोचते हो कि दुनिया सर्वनाश का अनुभव करने जा रही है। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? जरा रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये दुनिया एक सर्वनाश से गुजरने वाली है। ऐसी बातचीत पूरी दुनिया में सुनी जा सकती थी, लेकिन एक ही बात सभी के लिए समान थी, नाजू राष्ट्र के म्यूटेंटों के लिए भी। वे आकाश में बादलों के दिखने से भ्रमित थे। ये सच हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बादल पहले से ही आसमान में ऊंचे थे, लेकिन फिर भी वे और भी काले हो गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बादलों ने सूर्य को तुरंत ही ढक लिया, जिससे उसकी किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकीं। जिन क्षेत्रों में पहले सर्दी पड़ रही थी तथा युद्ध शुरू होने वाला था, वहां अचानक तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई, जो अभी बढ़ना शुरू हुआ था। म्यूटेंटों ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके ये समझने का प्रयास किया कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। ये निश्चित रूप से मानव जाति के इतिहास में पहली बार था जब पूरी दुनिया में बादल दिखाई दिए, और सभी क्षेत्रों में बादलों के बीच बहुत समानता थी, जो दर्शाता है कि दुनिया भर में बादलों के दिखने का कारण एक ही था। पूरे दिन कोई और बदलाव नहीं हुआ। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी और रोशनी का एकमात्र स्रोत बिजली की बत्तियां और दूसरे प्रकाश उपकरण थे। और इस दुनिया में मानव जाति के पूरे इतिहास में पहली बार उन्होंने ऐसी स्थिति का अनुभव किया जहां 24 घंटे अंधकार का शासन था। जब लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आखिर हो क्या रहा है, अगले दिन ठीक उसी समय जब उन्हें लगा कि आकाश में बादल छा गए हैं, अचानक एक और परिवर्तन घटित हुआ। उनके ऊपर बादलों से बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारिश कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन इस स्थिति में ये बहुत ही अजीब लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश की बूंदें वास्तव में हरे रंग की थीं। लोग बारिश की बूंदों को साफ रंग में देखने के आदी थे, लेकिन पहली बार उन्होंने हरे रंग की बारिश देखी। अलग अलग इलाकों में इकट्ठा हुआ बारिश का पानी वास्तव में हरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जलाशय में कई पौधे उगाए हों। दुनिया भर में ज्यादातर लोग बारिश से बचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने खुद को बारिश में भीगने दिया। खैर, यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो समय पर आश्रय नहीं पा सके या बाहर बारिश में फंसने के बाद भी कभी परेशान नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों ने कई घंटों तक जारी बारिश देखी, वे ये जानने से नहीं बच सके कि बारिश के कुछ ही मिनटों बाद वहां कुछ अजीब बात हुई। उन्हें अचानक लगा कि उनके शरीर का तापमान तेजी से कम होने लगा है, और कुछ ही देर में वे जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उनके शरीर में ऐंठन होने लगी थी। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। जो लोग ये स्थिति देख रहे थे वे अचंभित रह गए। वे तुरंत दौड़कर ये देखने गए कि जो लोग गिर गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जबकि अन्य लोगों ने तुरंत ही खुद को बारिश में न डालने की कसम खा ली। जो लोग ऐंठन से पीड़ित लोगों के समूह की मदद करने गए थे, उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, सिवाय इसके कि उनके शरीर में ऐंठन होती रही। इसके अतिरिक्त बारिश में रहने के कुछ समय बाद ही उन्हें भी वही स्थिति अनुभव होने लगी। इसलिए कुछ लोगों ने रेनकोट और बारिश को रोकने के अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। वे लोगों के उन समूहों को बारिश से बचाने में कामयाब रहे और उन्हें अस्पताल ले गए। और ये कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया में हो रहा था, जिसका अर्थ था कि दुनिया भर के अस्पतालों में अचानक बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां तक डॉक्टरों की बात है, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि मरीजों के साथ क्या हो रहा है। अस्पताल में मौजूद सभी उपकरणों से पता चल रहा था कि मरीजों के साथ सब कुछ सामान्य है, लेकिन इस समय दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों समेत कई लोगों को पहले से ही समझ में आ गया था कि इसका कारण स्पष्ट रूप से बारिश थी, जो पूरी तरह से अजीब थी। इसलिए एक घोषणा की गई जिसमें दुनिया भर के नागरिकों को सलाह दी गई कि वे खुद को बारिश के संपर्क में आने से बचाने की कोशिश करें। आखिरकार, अगर यह पता चला कि बारिश के संपर्क में आने के बाद लोग वास्तव में मर जाएंगे या कुछ असाध्य बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे, तो जाहिर है कि चीजें जटिल हो जाएंगी। और
ऐसी बीमारियों की एक विश्वव्यापी महामारी की संभावना थी जिनका कोई इलाज नहीं था। इसी महीने में दूसरी बार फिर से दुनिया भर के नेताओं की बैठक हुई। इस बार वे बारिश के बारे में चर्चा कर रहे थे।